तो अब हमने 7वां चैप्टर भी ख़त्म कर लिया है एंड लेट मी क्विकली सम अप दैट व्हाट वी हैव डन इन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था सॉलिड ऑब्जेक्ट की मोशन से, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। इनफैक्ट वी हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी आप कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जब कंसिडर करते हैं तो हम उसको देख सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फुटबॉल, और फुटबॉल को भी आप यूँ सपोज करें कि वो सॉलिड फुटबॉल है, अंदर से हॉलो नहीं है। तो इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो इस चैप्टर में हम ये स्टडी कर रहे थे कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है तो उसकी मोशन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। अगेन आपको याद कराता चलूं कि हमने अब से पहले तक यानी 5वें चैप्टर तक इस किताब में जो कुछ पढ़ा था वो हमने सिंगल पार्टिकल के तनाजुर में पढ़ा था। यानी अगर हमारे पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था भी, जैसे कार होती है, तो उसको भी हमने ऐसे ट्रीट किया था कि जैसे वो एक पार्टिकल हो और उसके ऊपर फोर्स लग रही है और उस फोर्स के नतीजे में उसमें पैदा होने वाले एक्सेलरेशन को हमने कैलकुलेट किया था, और फिर हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और इस तरह की बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमने क्या किया है, हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट पार्टिकल ट्रीट नहीं करते, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं जैसे वो बना होता है यानी मोर देन वन पार्टिकल, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इवेंचुअली हम न्यूटन लॉज जो हैं वो लागू कर सकते हैं। और न्यूटन लॉज जो हैं वो इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के केस में ऐसे एप्लीकेबल होते हैं उनके ऊपर कि इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हमने उन सॉलिड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहा था। और जब हम न्यूटन लॉज अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर तो वो यूं बिहेव करते हैं कि जैसे उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है इस केस में हमारे पास, उनकी सारी की सारी मास जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर लाई करती है, और जो फोर्स हम उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स जो है उस सेंटर ऑफ मास को मूव करवाती है। और यहाँ पे हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं और वो हमारे पास जो F इक्वल्स ma है वो हमारे पास हम अप्लाई कर सकते हैं। और इस केस में जो a है वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है, क्योंकि हमने स्टडीज से ये देखा है कि ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि जैसे सारी की सारी मास जो है उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर पड़ी हो, तो फिर जब हम फोर्स लगाते हैं तो नतीजतन हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है उसको भी हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और फिर हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी इस चैप्टर में की है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब तक हमने जितने भी न्यूटन लॉज की एप्लीकेशंस को कंसिडर किया है उन एप्लीकेशंस में हमने जो मास थी किसी भी ऑब्जेक्ट की उसको कांस्टेंट रखा था। लेकिन यहाँ पे हमने फाइनली जो लास्ट टॉपिक ट्रीट किया है इस चैप्टर में उसमें हमने देखा है कि क्या हो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास हो, और हमने उसका फार्मूला ड्राइव किया है कि किसी भी ऐसे सिस्टम में जिसमें मास चेंज हो रही हो टाइम के साथ, उस सिस्टम को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। और इस ऐसे सिस्टम हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हैं, और सबसे फेमस एग्जांपल जो है वो रॉकेट की है। और ऑफ कोर्स रॉकेट की एग्जांपल मैंने लेक्चर्स में आपको बार बार दी, क्योंकि दैट इज लाइक द प्राइम एग्जांपल ऑफ सच सिस्टम्स। तो हमने उसके लिए भी एक फार्मूला ड्राइव किया। एक और इम्पोर्टेंट काम भी हमने किया है जो हमने पहले 5 चैप्टर्स में नहीं किया था, और वो काम हमने छठे चैप्टर में किया था। ऑफ कोर्स यू नो दैट कि हमने मोमेंटम को छठे चैप्टर में पढ़ा था, और चूंकि अब मोमेंटम को हमने छठे चैप्टर में पढ़ा था तो 7वां चैप्टर चूंकि छठे के बाद आता है, तो ऑफ कोर्स इट वाज इम्पेरेटिव कि हम मोमेंटम को भी स्टडी करें 7वें चैप्टर में। और मोमेंटम का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ऑफ कोर्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो आपने देखा कि हमने इस चैप्टर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव किया, दोनों तरीकों से, लैब फ्रेम में भी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी। और यूं इवेंचुअली हम फिर इस चैप्टर को ख़त्म करने में कामयाब हुए। तो इनफैक्ट हमने क्या किया है, हमने ये देखा है कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है, यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी हम न्यूटन लॉज को एप्लीकेबल कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। यानी न्यूटन लॉज उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। और फर्दर हमने ये देखा कि जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एप्लीकेबल है, लागू होती है, और उसको भी हमने देखा, उसको भी हमने साबित किया और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साबित किया। लेकिन ये जो चैप्टर था जिसमें हमारे पास मोर देन वन पार्टिकल्स होते हैं, इसको जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट भी करता है, 2 तरह की मोशन परफॉर्म करता है।
और इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी किया है। रोटेटरी मोशन जो है वो रहती है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर से हम बाकायदा डिटेल में जाएंगे रोटेटरी मोशन की, और फिर से वही काम करेंगे, यानी न्यूटन लॉज और न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता है कि किसी भी सिस्टम की काइनेमेटिक्स को डिस्क्राइब करती हैं, और जो न्यूटन लॉज हैं वो किसी भी सिस्टम की डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो हम अब 8वें और 9वें चैप्टर में काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स स्टडी करेंगे, एक ऐसे सिस्टम की जो रोटेट कर रहा हो, यानी रोटेटरी मोशन के ऊपर चले जाएंगे। और अगेन हम क्या करेंगे, पीछे से न्यूटन लॉज को जो हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, उसको लेके आएंगे और उनको अप्लाई करेंगे रोटेटरी मोशन के ऊपर। और अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि दूसरे चैप्टर से लेके अब 9वें चैप्टर तक हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन और न्यूटन लॉज को स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज दोज आर द फंडामेंटल इक्वेशंस विच वी यूज टू स्टडी द काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम। एक दफा जब हम 9वें चैप्टर तक पहुंच जाएंगे, उसको खत्म कर लेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि वही रिजल्ट जो हम न्यूटन लॉज को और न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके हासिल करते आए हैं, वही रिजल्ट्स जो हैं वो एक और तरीके से भी हासिल किए जा सकते हैं। और वो तरीका अगेन यू आर फेमिलियर विद दैट, एंड दैट इज द एनर्जी मेथड। तो फिर हम एनर्जीज को, यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और देखेंगे कि हम वही न्यूटन वाले रिजल्ट्स जो हैं वो एनर्जी मेथड से भी हासिल कर सकते हैं, बट विद वे लेस डिफिकल्टी। यानी न्यूटन लॉज को अप्लाई करना हार्डर है कंपेयर टू एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करना, बट दैट इज फार अहेड। यानी हमें अभी 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जिनमें 8वां और 9वां चैप्टर है, और उनको पढ़ के हम फिर आगे चलेंगे। बट दैट्स इट फॉर नाउ, एंड होपफुली आई विल कम बैक विद एन इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 8 in the next video, and I will see you then.